हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 का साइंस बुक चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। पार्ट नंबर है 2। इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर 1 का पार्ट 3 तक कवर कर दिया गया है और चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठोस सोल का उदाहरण है। ऑप्शन है रंगीन रत्न, पनीर, दूध या कुहासा। तो ठोस सोल का उदाहरण रंगीन रत्न पत्थर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और साथ ही साथ रंगीन रत्न पत्थर और दूधिया कांच, ये ठोस सोल का उदाहरण है। और पनीर जेल का उदाहरण है। दूध इमल्सन का, और कुहासा एरोसोल का। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस है छन्ना पत्र का, पृथक्करण किप का, आसवन विधि का या गर्म करके। तो मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए पृथक्करण किप का उपयोग किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पृथक्करण किप। हमें पता है कि मिट्टी का तेल और जल एक क्या है, अघुलनशील है। तो जब अघुलनशील मिश्रण को हम लोग, पहले तो मैं यहाँ पे ये पृथक किप बना रही हूँ। इस प्रकार का कुछ पृथक किप होता है और यहाँ पे स्टॉप कॉर्क लगा होता है और इस तरीके से, ठीक है। और इधर से क्या होता है कि निकल जाता है, जब जिसे हमें निकालना है। जब इसमें हम लोग मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को डालेंगे, डालने के बाद क्या करेंगे, इसे कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। तो जल जो है वो नीचे तल में बैठ जाएगा और जो मिट्टी का तेल रहेगा वो ऊपर में रहेगा। यहाँ ये मिट्टी का तेल है, ठीक है। और ये क्या है, ये पृथक्करण किप है। ये पृथक्करण किप है। तो जब हम लोग इसमें मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को डालेंगे तो कुछ समय के बाद छोड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जल नीचे बैठ जाएगा और मिट्टी का तेल जल के ऊपर हो जाएगा। फिर सावधानी पूर्वक हम लोग क्या करेंगे, इस स्टॉप जो कॉर्क है, ये स्टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे और जैसे यहाँ तक जल, और यहाँ पे हम लोग कुछ ग्लास या तो बॉटल वगैरह रख लेंगे, क्यों कि जल इस ग्लास में आ जाए। तो यहाँ से क्या होगा कि जब ये जल पूरा यहाँ नीचे आ जाएगा, हम लोग तुरंत क्या करेंगे कि ये जो स्टॉप कॉर्क है उसे बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ये मिट्टी का तेल और जल अलग हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेल का उदाहरण है। ऑप्शन है पनीर, रबड़, कीचड़ या फेस क्रीम। तो जेल का उदाहरण पनीर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पनीर। और रबड़ फोम का उदाहरण है। और कीचड़ सोल का उदाहरण है। और फेस क्रीम ये इमल्सन का उदाहरण है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और जेल का उदाहरण पनीर है। पनीर के साथ साथ जेली है और मक्खन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है समुद्री जल से नमक की प्राप्ति होती है। ऑप्शन है आसवन विधि से, क्रिस्टलीकरण विधि से, गुरुत्व पृथक्करण विधि से या फिर छानने की विधि से। तो समुद्री जल से नमक की प्राप्ति क्रिस्टलीकरण विधि से होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिस्टलीकरण विधि से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विसमांगी मिश्रण क्या है। ऑप्शन है मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, फिर ऑप्शन सी है ए और बी दोनों होगा, या फिर वह मिश्रण जिसकी कोई बनावट ना हो। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जब कोई विलयन में विलय पदार्थ के जो कण होते हैं वो समान रूप से वितरित ना हो तो उसे हम लोग विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि उदाहरण में हम लोगों ने देखा था कि ये जल है और जल में यदि हम लोग मिट्टी को घोलेंगे, तो मिट्टी एक प्रकार का यहाँ पे मेरा विलय हो जाएगा और जल यहाँ पर विलायक हो जाएगा, क्योंकि जल की मात्रा क्या है वो अधिक है। जब इसमें मिट्टी को हम लोग घोलेंगे तो जो मिट्टी के कण हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होंगे, यानी कि मिश्रण जिसकी बनावट क्या हो असमान हो उसे हम लोग कहते हैं विसमांगी मिश्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से विसमांगी मिश्रण कौन से हैं। ऑप्शन है नमक और सल्फर, जल और तेल, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिनके कणों का जो बनावट है वो असमान हो। तो यहाँ पे जब नमक और सल्फर को हम लोग एक में मिलाएंगे तो इसके जो कणों की जो बनावट होगी वो अलग हो, असमान होगा। और जल में तेल मिलाएंगे तो इसमें भी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नमक और सल्फर ये भी विसमांगी मिश्रण है, जल और तेल ये भी विसमांगी मिश्रण है, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन ये भी एक प्रकार का विसमांगी मिश्रण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ये ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से विलयन है। तो विलयन किसे कहते हैं, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है नींबू पानी, नींबू पानी भी एक समांगी मिश्रण है क्योंकि इसके जो कण होते हैं विलय पदार्थ के जो कण होते हैं वो समान रूप से वितरित हैं। और सोडा जल में भी यही है। और फिर आयोडीन और अल्कोहल का विलयन में भी जो विलय पदार्थ के कण हैं वो समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों एक प्रकार के विलयन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ 7 और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है विलयन में विलायक कौन से होते हैं। तो विलयन में विलायक कौन से होते हैं, जिनकी मात्रा अधिक हो या तो जिनकी मात्रा ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, जो विलय की मात्रा के बराबर होते हैं, या इन में से कोई नहीं। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वायु में विलायक कौन होता है। अब विलायक किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक है। तो यहाँ ऑप्शंस में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है। तो यहाँ पे जो वायु में विलायक हो जाएगा वो नाइट्रोजन होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन से प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, या प्रकाश की किरण को फैलाते हैं,
प्रकाश की किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या प्रकाश की किरण को मोड़ देते हैं। तो छोटे आकार के कारण विलयन के कण से गुजर रही प्रकाश की किरण पर प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, ये प्रभाव पड़ता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलय की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि सांद्र विलयन क्या है और ये कि तनु विलयन क्या है। तो सांद्र विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय यानी कि घुलने वाला पदार्थ की मात्रा विलायक यानी कि जो घुलता है यानी घुलनशील पदार्थ की तुलना में अधिक होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन कैसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रही हूँ कि एक ऐसा विलयन, सांद्र विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय यानी कि घुलने वाला पदार्थ, घुलने वाला पदार्थ की मात्रा विलायक यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे घुलनशील पदार्थ की तुलना में अधिक होती है। अब इसी का अपोजिट कर देंगे कि तनु विलयन किसे कहते हैं। तो तनु विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय यानी कि घुलने वाला पदार्थ की मात्रा विलायक घुलनशील पदार्थ की तुलना में कम होती है, उसे हम लोग कहते हैं तनु विलयन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलय की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शंस है कम, ज़्यादा, बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में जो विलय की मात्रा होती है वो कम होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। ऑप्शंस है विलयन की मात्रा में घुले विलय की मात्रा, ऑप्शन बी है विलायक की मात्रा में घुले विलयन की मात्रा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों होगा, या संतृप्त घोल की मात्रा। तो विलयन की सांद्रता विलयन की मात्रा में घुले विलय की मात्रा ये भी होगा, और साथ में विलायक की मात्रा में घुले विलय की मात्रा को हम लोग विलयन की सांद्रता कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विलयन कैसे होते हैं। ऑप्शन से अस्थाई, अस्थाई, ए और बी दोनों, या छोटे होते हैं। तो विलयन अस्थाई होते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्थाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है टिंडल प्रभाव क्या है। ऑप्शन है प्रकाश की किरण को फैलाना, प्रकाश की किरण को नहीं फैलाना, बल्ब के प्रकाश को फैलाना, या उपरोक्त सभी। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की किरण को फैलाना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश की किरण को फैलाना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कोलाइडल विलयन कौन से होते हैं। ऑप्शन है विसमांगी मिश्रण, कणों का आकार छोटा होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो कोलाइडल विलयन में निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविक में विलयन भी समांगी मिश्रण है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं दूध, जैसे दूध।
इसके जो कण होते हैं वो निलंबन की अपेक्षा छोटे होते हैं और ये समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये विसमांगी मिश्रण होता है और इसमें टिंडल प्रभाव प्रदर्शित भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बादल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? ऑप्शन है गैस में द्रव, ठोस में गैस, द्रव में गैस या द्रव में द्रव। तो बादल एरोसोल कोलाइड का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? एरोसोल कोलाइड का ये उदाहरण है, ठीक है, जिसमें द्रव पानी की बूंद गैस यानी कि हवा में क्या होते हैं? निलंबित होते हैं। और यह एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें दो अलग अलग पदार्थ पानी और हवा के कण एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गैस में द्रव, ठीक है। इसका आंसर ये होगा क्योंकि हवा गैस क्या हो जाएगा यहाँ पे? हवा, और द्रव यहाँ पर हो जाएगा पानी की बूंदें। आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे गैस हवा हो जाएगा और हवा में पानी की बूंदें, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन है आसवन विधि, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण किप द्वारा या क्रोमैटोग्राफी द्वारा। तो दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आसवन विधि द्वारा, ठीक है। दो संगठनों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है तो यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है, आसवन विधि का उपयोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, काली स्याही में विद्यमान डाइयों का किस विधि द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है? ऑप्शन से प्रभाजी आसवन, वाष्पीकरण या क्रोमैटोग्राफी। तो काली स्याही में विद्यमान डाइयों का क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रोमैटोग्राफी। और क्रोमैटोग्राफी का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अनुप्रयोग, तो इसका अनुप्रयोग सबसे पहले डाई में रंगों को पृथक करने में, डाई में रंगों को पृथक करने में, और कहाँ का होता है? प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। और रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वायु से गैसों को किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन है प्रभाजी आसवन, वाष्पीकरण, अपकेंद्रण या पृथक्करण किप द्वारा। तो वायु से गैसों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रभाजी आसवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? ऑप्शन है आसवन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या अपकेंद्रीकरण।
तो नमक तथा कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊर्ध्वपातन। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि कपूर को जब गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों, ठीक है, को हम लोग क्या करते, और एक जो ऊर्ध्वपातित ना होने योग्य अशुद्धियों जैसे कि नमक, ठीक है, से पृथक करने के लिए हम लोग ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू।